30 अक्टूबर की सुबह मसालपुर थाना इलाका के आगरा रोड पर भोजपुर गांव के पास में एक गाड़ी खड़ी होती है और उस गाड़ी के पास में कोई नजर नहीं आ रहा होता है। कुछ लोग जब सुबह सुबह रास्ते से गुजरते हैं और गुजरते हुए उनकी नजर उस गाड़ी पर पड़ती है और उस गाड़ी के पास में जाते हैं और उस गाड़ी के अंदर झांक करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग उस गाड़ी के अंदर का नजारा देखते हैं, उस नजारे को देख करके वो लोग चौंक जाते हैं। दरअसल उस खड़ी हुई गाड़ी के अंदर एक पत्नी की लाश पड़ी होती है और यह देख करके वो लोग परेशान हो जाते हैं और तुरंत वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन को उसकी सूचना दी जाती है। और जैसे ही इस चीज की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस आनन फानन पे मौके में पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में उस गाड़ी को खुलवाती है और उस गाड़ी की तलाशी लेना चालू करती है। और जैसे उस गाड़ी की पुलिस तलाशी ले रही होती है तो उस गाड़ी से पुलिस को एक आधार कार्ड मिलता है, एक ड्राइवरी लाइसेंस मिलता है और इनसे पुलिस को जो एड्रेस मिलता है उस एड्रेस पे पुलिस अब इसकी सूचना देती है। आप नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा और आगरा का ही एक गांव पड़ता है साथा। दरअसल दोस्तों, साथा गांव में एक ललिता नाम की औरत रहा करती थी और उसको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है विकास सिसोदिया। विकास सिसोदिया खेती बाड़ी का काम किया करता है। माँ बेटे आराम से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। विकास की उम्र लगभग 23 वर्ष हो चुकी होती है। अब उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं और जैसे ही रिश्ते आना चालू होते हैं, अब माँ अपनी बहू का चुनाव करने लगती है और जैसे ही उसे कोई ठीक ठाक बहू मिलती है उससे वो विकास सिसोदिया की शादी कर देती है। विकास सिसोदिया की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा होता है। दीक्षा देखने में बहुत ही सुंदर होती है। विकास और दीक्षा की शादी को लगभग 10 महीने बीत चुके होते हैं। एक दिन उनकी माँ उनसे बोलती है कि बेटा, आपकी शादी को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप कैला देवी, राजस्थान में कैला देवी का मंदिर पड़ता है और वहां पर चले जाइए और उस माता जी के दर्शन कराइए। और जैसे ही वो दोनों मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन कर करके जब वो 30 अक्टूबर को लौट रहे होते हैं, उसी समय रास्ते में उनकी किसी के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। पुलिस को जो आधार कार्ड मिलता है, जो ड्राइवरी लाइसेंस मिलता है, उस चीज से पुलिस को यह जानकारी हो जाती है कि आखिरकार ये विकास सिसोदिया है जो साथा गांव का रहने वाला है। और पुलिस अब इसकी सूचना विकास सिसोदिया के गांव उनकी माता ललिता देवी को देती है। अब पुलिस ललिता देवी से पूछती है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि कौन है जो इन लोगों का मर्डर कर सकता है, कौन है जो इन लोगों की हत्या कर सकता है। ललिता देवी कहती हैं कि मुझे साहब कुछ नहीं पता है इस बारे में और मैं इसके लिए कुछ नहीं जानती हूं। अब पुलिस ललिता देवी से पूछती है कि क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई आपकी रंजिश थी। ललिता देवी बताती हैं कि साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी किसी से कोई ना तो दुश्मनी थी और ना तो कोई रंजिश थी। आखिरकार मुझे क्या मालूम कि क्यों यह हुआ है। मामला लूटपाट का भी नहीं लग रहा होता है क्योंकि वहां पर जितनी सामान थी, जो दीक्षा जितनी भी अपने जेवरात पहनी हुई थी, किसी को कोई हाथ नहीं लगाया गया था। अब पुलिस इसे ब्लाइंड मर्डर केस मान करके इसकी जांच शुरू कर देती है। अब पुलिस कैला देवी मंदिर से इस जांच की शुरुआत करती है और पुलिस एक बार फिर कैला देवी मंदिर जाती है और वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लगभग 250 सीसीटीवी कैमरों की छानबीन पुलिस करती है। और पुलिस जब उन सीसीटीवी कैमरों की छानबीन कर रही होती है, उनके वीडियो क्लिप को चेक कर रही होती है, तब पुलिस को एक चीज नजर आती है जिसे देख करके पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों कि अभी तक पुलिस को यह लग रहा था कि उस गाड़ी में केवल 2 ही लोग थे, विकास और उसकी पत्नी।
पर जब पुलिस मंदिर के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उसमें से उसे जो नजर आता है उसमें विकास और दीक्षा के साथ में एक व्यक्ति और नजर आता है। और अब पुलिस ये जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार ये जो तीसरा व्यक्ति है ये है कौन और ये गया तो गया कहां। अब पुलिस उस फोटेज को लोगों को दिखा करके उसकी पहचान करना चालू करती है। और जब लोगों से उसकी पहचान करना चालू करती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये जो तीसरा व्यक्ति है इसका नाम चमन खान है। और जो विकास के मामा रामबरन की गाड़ी चलाने का काम करता था, उनके यहां ड्राइवरी का काम करता था। अब पुलिस चमन खान को गिरफ्तार करने के लिए दबिश डालने लगती है और पुलिस को सफलता मिल जाती है। अब चमन खान जो होता है वो पुलिस की गिरफ्त में होता है। और जब पुलिस चमन खान को रिमांड में लेकर के उससे पूछताछ करना चालू करती है तो चमन खान जो पुलिस को बताता है ये सुनकर के पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों चमन खान बताता है कि जो विकास का मामा रामबरन है उसका केवल चमन खान से इतना कहना था कि आपको उचित पैसे आपके मिल जाएंगे, बस आपको एक छोटा सा ये काम करना है कि आपको गाड़ी ऐसी जगह पे ला करके रोक देना है जहां पर उन दोनों को हम आराम से मार सकें या हम और आप आराम से मार सकें और उन दोनों को खत्म करना है। यह बात सुनकर के पुलिस भी परेशान हो जाती है कि आखिरकार मामा और भांजे की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है और अगर है भी तो ललिता देवी इसको बताने से क्यों कतरा रही है और ललिता देवी ने हमसे ये बात क्यों नहीं बताई कि आखिरकार उसके भाई से और उसके बेटे से कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी दुश्मनी है या कोई ऐसी रंजिश है। अब पुलिस चमन खान के बयान पर रामबरन को गिरफ्तार करती है और रामबरन से जब पूछताछ करती है तो रामबरन जो बताता है वो सुनकर के पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों रामबरन पुलिस को बताता है कि जो उस विकास की मां ललिता देवी होती है अपने बेटे और बहू के मॉडल की हत्या की कहानी पूरी ललिता देवी ने ही रामबरन को बताई थी। और वह एक दिन रामबरन से कहती है कि हमें अपने बेटे और बहू इन दोनों को मारना है और यह काम आपको करना है। रामबरन को इसके लिए वो एडवांस में 2.5 लाख रुपए देती है और जिन पैसों से रामबरन एक 4 पहिया गाड़ी खरीद करके लाता है और एक 315 बोर का असलहा भी खरीद करके लाता है। अब पुलिस ललिता देवी को गिरफ्तार करती है और आखिरकार ये जानने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या बात थी जो एक मां अपने बेटे और बहू की ही हत्या करवा देती है। अब पुलिस जो ललिता देवी जो पुलिस को बताती है तो पुलिस भी सुनकर के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों ललिता देवी पुलिस को बताती है कि साहब मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, मैं और मेरा बेटा दोनों आराम से अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, तभी मेरे बेटे के लिए रिश्ते आने चालू होते हैं। उनमें से मैं अपनी बहू के लिए चुनाव करती हूँ कि शादी दीक्षा से करवा देती हूँ। दीक्षा देखने में बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, सुशील थी और यह सोच करके ललिता देवी अपने बेटे की शादी दीक्षा से करवा देती है। पर वो कहती है कि साहब एक दिन मुझे ऐसी चीज की जानकारी मिली जिसे देख करके, जिसे सुन करके मुझसे रहा नहीं गया। दरअसल दोस्तों ललिता देवी पुलिस को बताती है कि उसकी जो बहू होती है उसकी किसी दूसरे मर्द के साथ में नाजायज संबंध थे। अभी उसकी शादी को मात्र 10 महीने हुए थे, इसके बावजूद भी वो विकास को छोड़ करके किसी और के साथ में शारीरिक संबंध रखती थी। और यह देख करके ललिता देवी हैरान थी, परेशान थी। और उधर उसका जो बेटा विकास होता है वो भी अपनी पत्नी दीक्षा को छोड़ करके किसी और लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और उससे उसके नाजायज संबंध थे। इस चीज को लेकर के ललिता देवी परेशान हो जाती है क्योंकि वो बताती है कि कुछ समय पहले जो उसकी एक चचेरी बेटी होती है साथ में भाग चुकी होती है। और इस चीज से ललिता देवी परेशान होती है कि अगर समाज में, गांव में किसी और को यह बात पता लगा कि मेरे बेटे और बहू दोनों के किसी दूसरे के साथ में नाजायज संबंध है
तो मैं इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और इसलिए वो अपने भाई से मिल करके अपने बेटे और बहू को मारने की साजिश करती है, उनकी हत्या करने की साजिश करती है। वो बताती है कि साहब, इसके लिए पहले मैं 2.5 लाख रुपए अपने भाई को देती हूं। एक दिन वो अपने भाई से मिलती है और उससे कहती है कि भैया, विकास और उसकी पत्नी दोनों को खत्म करना है। वो पूछता है कि आखिरकार ऐसी बात क्या है। तब वो बताती है कि वो दोनों ऐसे रास्ते पर निकल गए हैं जिसके बावजूद भी हम उन दोनों को बहुत समझाते हैं। अब उनकी समझने की उम्र है, ना समझ नहीं है। इसके बावजूद भी वो दोनों हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात समाज में कहीं बाहर जाती है तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इसके लिए हम इन दोनों को खत्म ही कर देते हैं। रामबरन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी बहन ललिता देवी से इसके लिए कुछ पैसे लेता है और पैसा लेने के बाद में वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है। और गाड़ी खरीदने के बाद में वो पहले तो ये प्लान बनाते हैं कि गाड़ी सिखाने के बहाने विकास को वो एक्सीडेंट करवा देंगे। विकास गाड़ी सीख रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। पर यह बात भी नहीं बनती। का समय अच्छा होता है और वो बच जाता है। उसके बाद में ललिता देवी, विकास और चमन के मन में यह ख्याल आता है। तीनों विचार करके एक विचार बनाते हैं कि आखिरकार किसी पानी वाली जगह पे इन दोनों को ले चलते हैं और वहां इनको डुबो के मार देंगे और ये होगा कि ये दोनों डूब के मर गए। पर जो दीक्षा और विकास होते हैं वो पानी वाली जगह पर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो पुलिस को बताते हैं कि साहब, इसकी 1 महीने पहले से तैयारी चल रही होती है। रामबरन के मोबाइल से कुछ ऐसे वीडियो और फोटोज मिलते हैं जो कई ऐसे स्थानों के होते हैं जहां जाकर के रामबरन ने उन स्थानों की सीन इसलिए लेकर के आया था कि इन जगहों पर इन्हें मारा जा सकता है आसानी से। और जब वो अपने किसी भी प्लान में सक्सेस नहीं होते, तब वह एक दिन अपने मन में तीनों बैठ करके विचार करते हैं कि एक ही रास्ता है। रामबरन कहता है कि इन दोनों को कैला देवी दर्शन करने के लिए भेजते हैं और चमन खान उनके साथ जाता है, क्योंकि चमन खान को यह बताया जाता है कि आपको ऐसी जगह पे गाड़ी ला करके रोक देना है जहां पर हम पीछे से रहेंगे और इन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी जाएगी। चमन खान भी उन दोनों के साथ में गाड़ी को चला करके कैला देवी जाता है और वहां के दर्शन करने के बाद में जब ये तीनों लौट रहे होते हैं और जब यह मसालपुर थाना इलाके के आगरा रोड पर भोजपुर गांव के पास में पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंचने के बाद में जो कि चमन खान गाड़ी चला रहा होता है वो अचानक गाड़ी को खड़ी कर देता है और वो विकास से बोलता है कि यार, काफी दूर से अब हम गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, इसलिए अब हम थोड़ी देर बगल वाली सीट पर बैठेंगे और आप गाड़ी चलाइए। और जैसे ही विकास गाड़ी चलाने के लिए नीचे उतरता है, अपनी सीट चेंज करता है, उसी समय जो उसका मामा होता है वो एक इको गाड़ी से जो उसका पीछा कर रहा होता है वो तुरंत गाड़ी से उतर के आता है और उधर जो चमन खान होता है वो भी जो बगल की सीट पर बैठा होता है वो भी तुरंत उतर जाता है और वो दोनों मिल करके उन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं और चलाने के बाद में वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।